हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के आर्टिकल्स को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देखे थे? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 61 तक देखा था। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 63 से। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, एक बार और समझ लीजिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे सर्वोच्च अधिकारी है वो दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसको अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है, इसको राज्यसभा के सभापति होने का वेतन दिया जाता है। इसको भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है। समझ लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। ठीक। और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और ये अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक। आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 65 में बताया गया है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि किसी कारणवश जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति का पद जो है किसी कारणवश यदि रिक्त होता है तो उस स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति हो जब राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो और राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो है भारत के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि भारत के जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो जब तक कोई नया जो है राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, जब कोई नया निर्वाचित होकर अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा। और जब तक कोई अन्य जो है कोई नया जो राष्ट्रपति के पद निर्वाचित होकर राष्ट्रपति के पद को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, भारत के जो है वो उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है और भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त है, तब जो भारत का उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गई? भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक? जब तक जो है नया राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता और वो अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक। अब हम देखते हैं आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 67 में उनकी पदावधि बताई गई। पदावधि आप सबको पता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष तक। इससे पहले भी अगर ये अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये अपने पद से 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। आर्टिकल 69 में क्या बताया गया? शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ या प्रतिज्ञान जो लेना है वो आर्टिकल 69 में बताया गया है। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है और ये उपराष्ट्रपति को नहीं राष्ट्रपति को प्रदान है। किसको प्रदान है? राष्ट्रपति को। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति ये है कि यदि किसी व्यक्ति जो है किसी अपराध से दोष सिद्ध है, किसी अपराध के संबंध में उसको दोष सिद्ध किया गया है तो उस व्यक्ति को दंड को कम कर सकते हैं या उसके दंड को क्षमा कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जो है यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का दोष सिद्ध हुआ है, कोई व्यक्ति अपराध के संबंध में जो है दोषी सिद्ध हुआ है तो उस व्यक्ति के अब जो है उस व्यक्ति के अपराध को या उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति किसको प्रदान है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसके दंड को कम कर सकते हैं और ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। तो ये राष्ट्रपति को जो ये शक्ति प्रदान है ये आर्टिकल 72 में दी गई है और ये जो है ये याद रखिएगा, क्षमादान की शक्ति किसको प्रदान है? राष्ट्रपति। अब हम आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद।
मंत्री परिषद के बारे में किसमें प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का जो है गठन किया जाएगा। इस मंत्री परिषद के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 75(1) याद रखिएगा, आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। जो मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा उस मंत्री परिषद में एक प्रधान होगा, उस प्रधान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि यदि पूरी जो मंत्री परिषद है, इस पूरी मंत्री परिषद में किसी भी एक पूरी मंत्री परिषद में यदि किसी भी एक व्यक्ति के प्रति अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उस पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि इसका मतलब ये होता है कि एक भी पूरे मंत्री, मान लो किसी भी कार्य के प्रति जो कोई भी कार्य जो है उस कार्य के प्रति पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होगी। कोई ये नहीं कि सिर्फ अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो सिर्फ वही उत्तरदायी होगा उस कार्य के प्रति। उस कार्य के प्रति पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी। बात समझ में आ रही है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? सामूहिक रूप से पूरी मंत्री परिषद उस कार्य के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक, तो यदि मान लो किसी एक व्यक्ति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह प्रस्ताव पारित हो गया तो उस प्रस्ताव के कारण पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 75(3। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर हम देखते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में। ये आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी है, ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। ये भारत सरकार को किसी भी जो है भारत सरकार को सलाह देने का कार्य, किसी भी विधि के संबंध में सलाह देने का कार्य कौन करता है? भारत का महान्यायवादी। इसीलिए ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। ठीक, फिर हम देखते हैं संसद के बारे में। संसद के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का गठन, आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है? संसद के गठन के बारे में। संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। यानी कि तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। सबने सुना होगा ना संसद। तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 79 में बताया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर संसद बनेगी। और संसद के गठन के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 79 में। ठीक, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। 80 जो राज्यसभा है इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। उच्च सदन यानी ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे याद कर लीजिए। तो आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा उच्च सदन, आर्टिकल 81 लोकसभा यानी निम्न सदन। ठीक, और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। संसद का जो है गठन किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 79। तो 79 में संसद का गठन हो जाएगा, 80 में क्या हो जाएगा? राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक, अब हम देखते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में बताया गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। यानी संसद का जो सत्र है उसके सत्र के बारे में, संसद का जो सत्र होगा उसका सत्र, जो संसद का सत्र है वो कब समाप्त होगा और संसद का कब विघटन होगा, इन सब के बारे में जो प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल 85 में प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 89 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 89 में बताया गया राज्यसभा के सभापति के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के सभापति के बारे में। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 89 में। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी इसमें आता है। सभापति भी आता है और उपसभापति, इन दोनों के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन दोनों के बारे में किसमें प्रावधान किया गया है? 93। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। राज्यसभा में जो सभापति होगा और उपसभापति होगा उसको किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 89 में। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनके बारे में जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 93 में। ठीक,
अब ये ध्यान रखिए आर्टिकल 102 यानी आर्टिकल 102 या 102 ये जो है सदस्यों के निर्भरताएं का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। जो संसद के जो सदस्य होंगे इन सदस्यों की क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी निर्भरताएं हैं, इनके बारे में जो प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल 102 इसमें प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 में सदस्यों के लिए निर्भरताएं, किस सदस्यों के लिए? संसद के सदस्यों के लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी निर्भरताएं हैं, किस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किस कारण क्या इनकी निर्भरताएं हैं, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया 102 में दिया गया है। आर्टिकल 105 इसमें बताया गया है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है? जो संसद के सदस्य हैं इनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं संसद के सदस्यों को। इन सदस्यों को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं? कुछ जो विशेष अधिकार इन सदस्यों को दिए गए हैं, इन विशेष अधिकार के बारे में जो प्रावधान है ये आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और उन विशेष अधिकार किस आर्टिकल में बताए गए हैं? आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 110 इसमें बताया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मतलब है कि मान कि यदि कोई विधेयक एक सदन में किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी एक सदन में पारित हो जाता है और दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरा सदन या तो उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे यानी अस्वीकार कर दे, या फिर उसके संशोधनों में सहमत ना हो, या फिर वो उस दूसरे सदन में जाकर उसके 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो और उसके ऊपर कोई भी जो है कोई भी कार्रवाई ना की गई हो, तो जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 108 में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? अभी तक हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे के जो आर्टिकल होंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा फिर से देख लेते हैं एक बार। भाग 5 ही अभी हम लोगों का चल रहा है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक लिए गए हैं। इसमें आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, 67 में पदावधि, 69 में शपथ या प्रतिज्ञान, 72 में क्षमादान की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद के बारे में फिर प्रावधान किसमें? 74 में। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में प्रावधान किया गया है। 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75(3) में बताया गया है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में बताया गया है। संसद 79, फिर 80 में क्या है? राज्यसभा, 81 में क्या है? लोकसभा। 85 में संसद का कोई भी सत्र का सत्रावसान यानी कि विघटन हो या सत्रावसान सत्र जब समाप्त होने वाला हो, इन सब के बारे में प्रावधान कब है? 85 में। 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति के बारे में। 93 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएं, किस सदस्यों के लिए? जो संसद के सदस्य हैं इनके लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन, किस कारण ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 102 में। 105 में संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उन विशेष अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। 108 में क्या बताया गया है कि यदि कोई विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है, दूसरा सदन जो है वो इसको या तो पारित नहीं कर रहा है यानी कि उस विधेयक को या तो अस्वीकृत कर देता है, या फिर उसके संशोधनों पर सहमत नहीं है, या फिर उसको उस दूसरे सदन में गए हुए 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको आज मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कोई भी अगर किसी टॉपिक पे और भी किसी टॉपिक के आप लोग कोई समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।